नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं, सबसे पहले उनका परिचय आप लोगों से करवाते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं रंजीत रावत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी दूसरे धन्यवाद। हमारे साथ दिगंबर सिंह नेगी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। धन्यवाद दिगंबर सिंह नेगी जी, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रतन सिंह असवाल जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और जैसे ही जुड़ेंगे उनके परिचय के साथ में हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले रावत जी, आज का जो हमारी टैगलाइन है, हमारा मुद्दा है कि पलायन आयोग ही कर गया पलायन। देखिए बहुगुणा जी, जी पहाड़ के साथ चाहे या अनचाहे ये हमेशा दिक्कत रही है। और पुरानी कहावत भी है, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। पानी भी खड़खड़ाते हुए बहता हुआ मैदानों में चला जाता है, और बच्चा जी भी जो वहाँ पैदा होता है वो पाँव लगते ही कहते हैं कि वो मैदानों की तरफ चल देता है, रोजगार के लिए या सुविधाओं की वजह से, पढ़ाई की वजह से, कारण जो भी हो, मैं उसमें आलोचना नहीं कर रहा। ये तथ्य है, राज्य बनने से पहले जहाँ हमारा पलायन दूसरे राज्यों में और विदेशों में था, राज्य बनने के बाद वो पलायन जो है पहाड़ बनाम मैदान हो गया, राज्य के अंदर ही पलायन हो गया। हम फुटिल में आ गए, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, गुरुद्वार हो, रामनगर हो, हल्द्वानी हो, या जो भी जगह हैं उनमें आ गए। तो ये तथ्य है। और पलायन आयोग हो, सरकार हो, पुलिस हो, कोई भी हो, सिस्टम में जो भी है वो समाज से आता है, सामाजिक अंग है। तो वो पलायन आयोग कैसे अपवाद रह सकता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, मुझे आज तक जितने भी पलायन पे गोष्ठियाँ, सेमिनार में बुलाया गया है या निमंत्रण मिले हैं, वो तकरीबन प्रवासी लोग प्रदेश के बाहर ही करते हैं। जी जो लोग खुद पलायन कर चुके हैं, यहाँ नहीं रह रहे हैं, वही जो है पलायन पे ज़्यादा चिंतन करते हैं, ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, या मांग करते हैं कि पलायन बंद होना चाहिए। तो ये पहाड़ का दुर्भाग्य समझिए। हीरा सिंह राणा जी की एक गाना था, त्यर पहाड़ मेयर पहाड़ रोय दुखू को ढेर पहाड़, बुढ़ बाड़ी जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़, नंतिनु ले छोड़ पहाड़। तो जी पहाड़ की समस्या पहाड़ जैसी है। सुख सुविधाएं राज्य बनने के बाद निश्चित रूप से बढ़ी हैं, लेकिन जो रोड गांव तक विकास के लिए बनाई गई थी, वो गांव से पलायन के काम ज्यादा आई। इस बार कोरोना की महामारी की वजह से बहुत सारे हमारे प्रवासी बंधु जो हैं वापस लौटे हैं। उनमें से कुछ लोग काम भी कर रहे हैं और गांव में रहने का मन बना चुके हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। और लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और पलायन आयोग पलायन कर गया तो ये निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के आगे। सरकार को इस पे जो है गंभीरता से इसे लेना चाहिए, और कम से कम पलायन आयोग के लिए ऐसे व्यक्ति चुने जाने चाहिए जो पलायन की ना सोच रहे हों या पलायन को रोकने पे काम करें। जी नेगी जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है, धन्यवाद। तो पहले इस टैगलाइन पे आपका जवाब चाहूंगा कि पलायन आयोग ही कर गए पलायन, फिर मैं आंकड़ों पे आऊंगा। दोनों चीजें बिल्कुल भिन्न हैं। पलायन जी आयोग एक सरकारी व्यवस्था है, और पलायन आयोग के अध्यक्ष का अपनी पैतृक संपत्ति को बेचना, ये उनका निजी व्यवस्था है। इस बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई, पलायन आयोग में यदि किसी नौजवान व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती बजाय किसी रिटायर्ड पर्सन के, तो शायद वो ज्यादा जुनून के साथ, एक मिशनरी भाव के साथ अच्छा काम कर पाते। और आज की जो परिप्रेक्ष्य है, कोरोना के कारण से जो पोस्ट कोविड इफेक्ट उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, उसमें एक बहुत अच्छी चीज भी छुपी हुई है। वो ये है कि जो बहुत सारे लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन आउट माइग्रेटेड थे, यानी कि जो 3-4 पीढ़ी पहले ही उत्तराखंड छोड़ के जा चुके थे, अपने गांव घर छोड़ के जा चुके थे, उनमें से बहुत सारे लोग अपने ज्ञान के साथ,
अपने जीवन के अनुभव के साथ और एक बहुत अच्छी खासी कार्य पूंजी के साथ वापस पहाड़ों की ओर लौटे हैं। तो उनका जीवन का अनुभव, उनका ज्ञान विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जो उनको है, और साथ में उनके पास कुछ इन्वेस्ट करने के लिए कार्य पूंजी भी है। तो यह एक बहुत अच्छा अवसर है उत्तराखंड के लिए। मेरा मानना है कि हम अगर इस अवसर का लाभ उठाएंगे एक व्यवस्थित तरीके से, तो हम निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास में एक नया आयाम जोड़ेंगे और जिसकी की कल्पना को लेकर के इस राज्य का गठन किया गया था, जिस सपने को लेकर के इस राज्य का गठन किया गया था, वह समय अब आ चुका है, ऐसा मेरा मानना है। जी नेगी जी, ऐसा आपका मानना है। मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि अपना कैमरा का फोकस आप थोड़ा सा सर साइड कर दें कि बीच फोकस में आ जाए। कैमरा आपका थोड़ा सा डायरेक्शन साइड हो रही है, पूरी फ्रेम में आप आ जाएंगे। आ नहीं रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा मैं इसको चलिए, अलग अलग एंगल से डाल मैं रहा थोड़ा हूं। सा आंकड़ों की बात कर लेता हूँ रावत जी कि 17 सितंबर 2017 को जो है पलायन आयोग का गठन हुआ था और 2018 में ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी। अब वो रिपोर्ट क्या सौंपी थी मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारे के लोग तो जानते हैं, रावत जी जानते हैं, जितने राजनीति से जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ वो जानते हैं, लेकिन दर्शक नहीं जानते कि उत्तराखंड की स्थिति है क्या। मैं आपको और अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता देता हूं जब तक हमारे और पैनलिस्ट जुड़ जाएं कि हमारे यहाँ 7,555 कुल ग्राम पंचायतें इन्होंने आंकी हैं और 16,793 गांवों की संख्या आंकी है, जिसमें बताया गया है कि 3,000 गांव अब तक खाली हो चुके हैं और 32 लाख लोगों ने पहाड़ छोड़ा है। 2,80,000 घरों में लटके हैं ताले। ये सारी रिपोर्ट पलायन आयोग ने सौंपी है। 750 स्कूल के जो भवन है वो जर्जर हो चुके हैं। 5,000 सड़क सुविधा से वंचित हैं गांव। 2344 प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल बंदी की कगार पर हैं और जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो खाली हुए हैं उनकी संख्या भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। सबसे पहले अल्मोड़ा की मैं स्थिति बताऊं कि 36,401 यहाँ पे घर खाली हुए हैं। पौड़ी में 35,654, टिहरी में 33,000। इस तरह ये सारे आंकड़े हैं रावत जी और दिगंबर सिंह नेगी जी। बहुत सारी की लिस्ट है, बहुत लंबी है। अगर मैं इस लिस्ट पे आऊं तो मुझे लगता है कि आधा घंटा मुझे जो है इस लिस्ट को बताने में लग जाएगा। लेकिन अब मैं आता हूं असल मुद्दे में, जो हमारा टैगलाइन है। टैगलाइन जो हमने रखी हुई है कि इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं नेगी जी, इनके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए थे पलायन आयोग के, मैं आइए उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी पौड़ी गांव के मूल निवासी हैं और एस.एस. नेगी की प्राथमिक शिक्षा पौड़ी व मसूरी से हुई है। नेगी जी का जन्म पौड़ी में 1 अप्रैल 1957 को हुआ था। वर्ष 1980 में नेगी जी ने भारतीय वन सेवा उत्तीर्ण की। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने नेगी जी को वन निर्देशक के पद पर तैनात किया। नेगी जी विश्व बैंक दक्षिण एशिया में वन की सलाहकार भी रहे। तो देखिए रावत जी, जो हमारे नेगी जी का जो अनुभव है वो ज्यादातर अनुभव है कि वन विभाग का। उन्होंने पढ़ाई भी उसी संदर्भ में की है और डिग्री भी उसी संदर्भ में की है, लेकिन अब वो पलायन आयोग के उपाध्यक्ष बने और उन्होंने अपने भाई की जो है पैतृक संपत्ति बेच दी और उनका ये कहना है कि भाई मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी थी। अब पलायन आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, अगर वही अपने भाई का मकान बेचने लगेंगे तो साहब पलायन रोकेगा कौन? रावत जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़ के साथ ये है दिक्कत, दुर्भाग्य पहाड़ का, कि यहाँ जितने भी नीति नियंत्रण हैं, मैं भी उनमें से एक पार्ट हूँ छोटा सा, वो ज़्यादातर उनका चिंतन मंथन पहाड़ से बाहर होता है और ज़्यादातर का तो लालन पालन भी पहाड़ हुआ है। मुरली मनोहर जोशी जी बहुत बड़ी शख्सियत हैं राजनीति में। उन्होंने अपने अल्मोड़े का मकान जो है बहुत साल पहले बेच दिया। शहर के बीच में उनका बहुत बड़ा मकान था। इसी तरह से एक नहीं कई लोग हैं जो पहाड़ों की संपत्ति को बेच चुके हैं। लेकिन मेरा मानना है पलायन रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है
जितने हमारे प्रवासी बंधुओं में इस बात को हर बार कहता हूँ कि हम अगर पहाड़ में अपने मकान की मरम्मत भी करा लें, मरम्मत, तो भी हम जो है पहाड़ में जो चहल पहल है वो रहेगी। हम जो पलायन आयोग ने रिपोर्ट दी है कि 1,500 गांव से ज़्यादा गांव जो हैं भूतिया गांव हो गए, घोस्ट विलेज, जिनमें मतलब कोई नहीं रहता, ताले लटके हैं। आजकल उनको घोस्ट विलेज भी कहा जा रहा है कई सेमिनारों में, मीटिंगों में। तो वो स्थिति नहीं आती। हमारे जिसके भी मकान है, मेरा हो या दूसरे का हो, अगर हम पहाड़ में आते जाते रहें, वैसे तो मैं देखता हूँ मेरे साथी जो अमेरिका में भी सेटल हो गए हैं, उनको भी जागर लगाने पहाड़ में आना पड़ रहा, पर वो दूसरे के जी मकान में रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। विधानसभा में एक बार एक बिल आया था 2002 में, भांग की खेती को गैरकानूनी करने का, और उसमें सजा का प्रावधान था कि 6 महीने की सजा भी होगी अगर किसी के खेत में भांग जमी हुई पाई जाएगी तो। मैंने उसमें कहा था, मैंने कहा भाई भांग हर जगह जमती है, हमारे यहाँ जंगलों में जम जाती है, और कोई बोए या ना बोए हो जाती है। अब किसी के खेत में 2-4 पेड़ मिल जाएंगे, आप जेल डाल दोगे उसको। और ये नहीं होना चाहिए। भांग हमारे मसाले में काम आती है, उसके रेशे से हम रस्सियाँ बनाते हैं, हमारे कृषि में वो रस्सियाँ काम आती हैं, और कई बीमारियों को वो दूर करता है, और ठंडकों सर्दियों में हमें गर्मी भी देता है। उसके दानों को हमारी औरतें भी खेतों में घास के लिए जब जाती है तो मुंह में रख लेती हैं, एक एक दाना करके फोड़ के चबाती हैं। तो मंत्री जी कहने लगे, नहीं हमारे यहाँ तो गाली देते हैं तेरे खेत में भांग जम जाए। मैंने कहा मंत्री जी, आप गाँव कब से नहीं गए हो? आप पैदा देहरादून में हुए, पैदा पढ़े दिल्ली में, और नौकरी करी पूरे भारतवर्ष में। घर का मकान तो तुम्हारा, मैं तुम्हारे गांव जाते रहता हूं, और वहाँ खंडर हुआ पड़ा है कब से। तो ये स्थिति है। जो हम लोग अगुआ हैं समाज के, जो हम दावेदारी करते हैं कि हमें नेतृत्व दीजिए, हम कुछ करके दिखाएंगे, हम ही लोग सब भाग जाते हैं। ये दुर्भाग्य पहाड़ के साथ है। ये दुर्भाग्य हमारे साथ है नेगी जी। अगर पौड़ी जिले की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा पलायन की मार पौड़ी जिला झेल रहा है। पौड़ी जिले ने हमें 2-2 मुख्यमंत्री दिए हैं, एक तो साक्षात हमारे उत्तराखंड के हैं और एक उत्तर प्रदेश के। पौड़ी जिले की अगर बात करूं तो सबसे बड़े बड़े सैन्य अधिकारी पौड़ी जिले ने दिए। लेकिन दुर्भाग्य उस पौड़ी जिले का, जिस पलायन आयोग के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और इतने संपन्न लोग होने के बाद भी सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी जिले से। उत्तराखंड बनने के बाद भी पौड़ी से 4 मुख्यमंत्री हुए हैं जी भुवन चंद्र कम्बोज जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय जी बहुगुणा जी, और अब वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। जी और पलायन एक ग्लोबल फिनोमेना है, और हमेशा अच्छे अवसरों के लिए समाज स्वाभाविक रूप से एक स्थान से दूसरी ओर के लिए शिफ्ट होता रहता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा। पंजाब हमसे कम से कम 50 गुना ज्यादा समृद्धशाली राज्य है, और वहां का बच्चा पहला पैदा होते ही कनाडा या इंग्लैंड जाकर के बसने की सोचता, चाहे वो ट्रक ड्राइवर बने, चाहे टैक्सी ड्राइवर बने। परंतु अपनी खेती जो उसकी इतनी लहलाती होती है, हर प्रकार से सुविधाजनक है, ट्रैक्टर है उसके पास, हर कुछ है, सब कुछ है, अनाज के भंडार वहां है, उसके बावजूद भी आज पंजाब का 50% आदमी वो विदेशों में रह रहा है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम उत्तराखंडियों का आज भी लगाव अपने गांव के प्रति है, चाहे वो अमेरिका जाके बस गया हो, चाहे वो इटली में रह रहा हो, चाहे वो फ्रांस में रह रहा हो, चाहे वो लंदन में रह रहा हो या जापान में रह रहा हो। उन सब देशों में रहने के बावजूद भी हमारे लोग अपनी मूल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वो समय समय पर यहाँ विवाहों में और अन्य जो धार्मिक कार्यक्रमों में आते हैं, अपने गांव में साल भर में एक बार कोई ना कोई धार्मिक आयोजन भी करते हैं। परंतु इस सब से राज्य का विकास नहीं होने वाला है, यह हम देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो संसाधन है, जो हमारा कृषि के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने बिना किसी जेसीबी और पोकलैंड मशीन के इन पहाड़ों को काट कर खेत बनाए थे, आज उनमें जो जंगल उगाए हैं, और ये जो इतनी फर्टाइल लैंड है वो वेस्ट हो रही है, एक वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो रही है, फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो रही है। वो इस राज्य की बहुत बड़ी आर्थिक क्षति है। तो उस विषय में जो काम करने की जरूरत है, जिन चीजों की आवश्यकता है, वो केवल खेती नहीं है, बल्कि पहाड़ों के अंदर अभी तक बड़ा दुर्भाग्य है कि इन 20 सालों में हम कोई छोटी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाए।
इस बारे में अनेकों बार बातें हुई हैं कि भाई कम से कम आईटी इंडस्ट्री के लिए पहाड़ का अल्मोड़ा और गढ़वाल में श्रीनगर हो सकता है, क्योंकि श्रीनगर भी सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, सब सारी फैसिलिटीज हैं। तो ये जो दो शहर जो पर्वतीय क्षेत्र में बसे हुए थे, ये बहुत सुंदर अच्छे आईटी हब बन सकते थे, जिनसे कि आप देहरादून में देखिए एक छोटा सा आईटी पार्क है, कम से कम 15-20 हजार नौजवान लड़के लड़कियां वहाँ जॉब करते हैं। अगर और हमारे यहाँ हर साल 5,000 के लगभग कंप्यूटर साइंस से और आईटी से बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस से, प्राइवेट कॉलेजेस से। तो हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ का समाज कानून को मानने वाला समाज है। यहाँ पे बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति है। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करती हैं, उनके लिए अवसर है। ह्यूमन रिसोर्स उसके पास दुनिया का, हमने सिद्ध किया है कि उत्तराखंड का ह्यूमन रिसोर्स दुनिया के सबसे अच्छे ह्यूमन रिसोर्स में से एक है। ये देश के अंदर भी हमने अपना लोहा मनाया है। भाई एक पहाड़ से निकला हुआ आदमी मुरली मनोहर जोशी, वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, ठीक है। हेमवती नंदन बहुगुणा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। केसी पंत जी भारत के रक्षा मंत्री बने हैं। वर्तमान में निशंक जी, जनरल फंडरी भी जो है केंद्रीय में कैबिनेट में रहे हैं। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में आज एनएसए के रूप में अजीत डोभाल जी ने परचम फहरा रखा है। विपिन रावत जी पहले आर्मी चीफ थे, आज पूरे कंबाइंड आर्मी के चीफ हैं। तो ये जो हमने अपनी काबिलियत का लोहा जगह जगह फैलाया है, वो हम क्यों नहीं अपने इस छोटे से राज्य के आर्थिकी के विकास में लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, चाहे वो हमारा वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट भी हमारा लगभग वेस्ट ही हो रहा है, वो किसी काम नहीं आ रहा है। जंगल में लकड़ी सड़ती रहती है, परंतु हम ये आज तक कोई प्लाईवुड की फैक्ट्री नहीं लगा पाए। यही अगर कहीं दूसरी जगह में इतनी वन संपदा हमारे पास होती, 70-71% वन होने के बावजूद कि हमारे पास कहने के लिए एक प्लाईवुड की फैक्ट्री नहीं है और जंगल में लकड़ी सड़ती रहती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पिछले 20 सालों से हमारी समाज की जो ईंधन की आवश्यकता है वो वन पे निर्भर नहीं है। जब से गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे हैं, तो पहाड़ में भी आदमी 100 रुपए डुटियाल को देकर के अपने घर में गैस सिलेंडर पहुंचाता है, परंतु जंगल लकड़ी लेने नहीं जाता है। चूल्हे में खाना जो है वो लकड़ी से नहीं बनता है। तो इन 20 सालों में जो वन संपदा है वो इतनी संरक्षित होनी चाहिए थी, वो घट क्यों रही है? बहुत बड़ा सवाल है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जिस वन संपदा को बढ़ना चाहिए था वो आज की तारीख में घट क्यों रही है। उसका आप देखेंगे तो बहुत कम है पहले की अपेक्षा। किसी भी जंगल में, गांव के आसपास जंगल में देखिए तो घनत्व तो उसका कम होता जा रहा है। तो इन ये खत्म रिसोर्सेज होता को जा हम रहा, मैं नेगी जी आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास, लौट के आऊंगा। रावत जी, आप पहले सरकार में भी रहे हैं और हमारे जो नेगी जी हैं उपाध्यक्ष साहब, जब हमारे क्रॉसपोंडेंस साथी ने उनसे बात करी और जानने की कोशिश करी पलायन आयोग के बारे में, तो उनका ये कहना था कि भाई मैं एक अकेला व्यक्ति हूं जो नौकरी कर रहा हूं पलायन आयोग में और मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलती है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो ये इतनी सारी की रिपोर्ट निकली है, इतने सारी के सर्वे आए हैं, इतने सारी के आंकड़े आए, ये एक व्यक्ति का काम तो नहीं हो सकता रावत जी। और पहाड़ों निश्चित की रूप से भौगोलिक कोई भी परिस्थिति बहुत भिन्न है। तो इसमें मतलब क्या कुछ वो घुमा फिरा रहे हैं कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलती है इसलिए मैं देहरादून आके जो है बस गया हूं। पौड़ी में दफ्तर खोलने की बात जरूर हुई थी, लेकिन होनी खानी देहरादून और सब विधानी देहरादून। देखिए, ये तो तथ्य है। अगर उन्होंने कहा है कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ और जी मेरे को मतलब जो सपोर्टिंग हैंड है मेरे पास नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आयोग के लिए वो मेरे पास नहीं है, तो ये तो तथ्य है। जब वो कह रहे हैं तो वो तो मानना पड़ेगा। और ये एक प्रश्न चिन्ह सरकार की कार्यशैली पे है। और जी सरकार ने अगर इतनी रिपोर्टें बनाई हैं तो एक व्यक्ति तो बना नहीं सकता। सरकार ने या तो वो झूठी रिपोर्टें बनाई हैं, देहरादून में बैठ के बनाई हैं ऐसे ही सब विभागों के आंकड़े लेकर के, क्योंकि आयोग के पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, अपना ढांचा ही नहीं है, तो आयोग कहाँ से बनाएगा। और जहाँ तक रही बात है तो ये तो हमारे यहाँ कहा गया है जहाँ चाह वहाँ रहा। तो साधन मैं इस बात को मानने वाला हूँ, साधन
प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता होती है साधना की। अगर हमारे अंदर साधना है, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल है, तो फिर चीज़ें जुड़ जाती हैं। जहाँ चाह वहाँ राह आयोग बनाया गया था, तो निश्चित रूप से उन्होंने सरकार को कहना चाहिए था कि मुझे बजट दीजिए, कार्यालय दीजिए, कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी दीजिए, ताकि मैं प्रदेश में जा करके लोगों से मिल करके और कुछ नेटवर्क की दिक्कत रावत जी के साथ है, और रावत जी सर्वे कर पहाड़ों पर सकूं, है जान नेगी जी। सकूं जी जो तथ्य हैं उनको वो ढूंढते हैं। लेकिन इसमें सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह है और खुद उपाध्यक्ष जी पे भी है कि उनकी उससे लगता है, मेरी उनसे बात नहीं हुई, जो बात आपने बताई मैं आपकी बात को मान करके कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से उनमें भी इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी है नेगी जी। पलायन आयोग बन गया, दफ्तर भी खुल गया, रिपोर्ट भी आ गई। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी हेलो। मैं तो इस बात को पहले ही कह चुका हूं कि एक रिटायर आदमी को रिटायरमेंट के बाद क्या काम करने की या उसमें जुनून हो सकता है। स्वाभाविक है कि नहीं होगा। वो अपने जीवन के 60 साल केंद्रीय सेवा में दे चुका है, और उसके बाद आप उससे सोचेंगे कि भाई वो बहुत कार्य क्षमता के साथ, मेहनत के साथ काम करके दिखाए, है ना, तो वो संभव नहीं जी है। और वो सब दिख भी रहा है कि भाई वो एक बहुत अच्छे आदमी है, सज्जन आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु बिना ढांचे के, क्योंकि आज तक पलायन आयोग का मुझे लगता नहीं कि कोई ढांचा बना है। जो भी डाटा कलेक्ट हो रहे हैं वो ग्रामीण विकास के माध्यम से हो रहे हैं, और पंचायत राज विभाग के माध्यम से जो उनके पंचायत सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा वो सारा डाटा इकट्ठा होता है। और आज भी जो पलायन करके जो लोग वापस लौटे हैं, प्रवासी आए हैं गांव में, उनका जो डाटा कलेक्ट हो रहा है वो भी ग्राम विकास विभाग कर रहा है उसको भी। नेगी जी मेरा सवाल ये था कि भाई डाटा तो इकट्ठा हो गया, रिपोर्ट भी आ गई, अब क्या करें? अब क्या करें आगे? क्या होगा अब आगे? हाँ, ये विषय है कि भाई हमें जी अब क्या करना चाहिए। तो जी मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि सरकार को, देखिए, डाटा एनालिसिस भी बहुत जरूरी चीज होती है। उसके आधार पर उनकी जो कार्य क्षमताएं हैं, सरकार चाहे तो भविष्य के लिए अभी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मौका है। जो लोग गांव में आए हैं लौट करके और जिनके घर नहीं है, वो थोड़ा नए तरीके के घर बना करके, जो हमारे होम स्टे की जो योजना है गवर्नमेंट की, उसके लिए, भाई आज ठीक है टूरिज्म नहीं चलेगा, पर 2 साल बाद तो चलेगा। 2 साल बाद नहीं चलेगा, 3 साल बाद चलेगा, पर चलेगा जरूर, है ना। तो उसके लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भाई अभी जो है गवर्नमेंट जो है इन लोगों को सस्ते और अच्छे मकान बना के, जिसमें टॉयलेट फैसिलिटी अच्छी हो, एक पेंट्री हो, बाथरूम हो, जिसमें कई गेस्ट आए तो उसको 1,000-2,000 रुपए देने में कोई कष्ट ना हो। हम केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा के कार्यकाल में देखते हैं, गुप्त काशी में अगर 2 दिन हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है तो 1,000-2,000 लोगों के वहां रुकने ठहराने की अव्यवस्था पैदा हो जाती है। और वही जो 7,000 रुपए किराया दे करके हेलीकॉप्टर का यात्रा करता है, वो निश्चित रूप से 2,000 रुपए पर नाइट के भी दे सकता है। परंतु क्या हमारे पास उस प्रकार के हमने अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? नहीं हो पाया। तो ये टाइम है कि हम इस पे ध्यान दे सकते हैं कि भाई अभी उन्हीं की पूंजी से गवर्नमेंट अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे तैयार करे। दूसरा, केवल हम कृषि कृषि बागवानी बागवानी लड़ते रहते हैं। अगर हम देखेंगे तो ना तो अभी तक पहाड़ों में ठीक प्रकार से इस प्रकार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, ना मार्केट डेवलप लिंकिंग है, ना कुछ चीजें हैं। ठीक है, जो पूंजी लगाता है वो 2-3 साल के बाद वापस चला जाता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सहारनपुर के किसानों से compete नहीं कर सकता है। तो उसके साथ साथ हमें कुछ कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बात करने की जरूरत है, जिससे कि हम सरवाइव कर सकते हैं। तो जी उसमें बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट कर सकता है। आईटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं वापस लौट के आए हैं। हॉस्पिटैलिटी है, उसमें काम कर सकते हैं। वेलबींग का काम है, बहुत सारे बच्चे जो है केरला में दाएं बाएं काम करके आए हैं, है ना। तो वो सब जी लोग इसमें काम कर सकेंगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने में और अकाउंटेबल होने की जरूरत है, संवेदनशील होने की जरूरत है। जरूरत जी मैं आऊंगा नेगी जी आपके पास में।
गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बोगड़ा होने जी की मेरे को जरूरत है। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी रावत जी, बोगड़ा आवाज जी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो जी, आ रही है आवाज? बोगड़ा जी आवाज रावत नहीं जी, आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नेगी जी, आपको आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है। वो थोड़ा सा पहाड़ में है, मुझे आवाज नहीं आ रही है बोगड़ा जी। बिल्कुल नहीं नेटवर्क की आ रही है। प्रॉब्लम। जी नहीं नेटवर्क तो ठीक है। रावत जी, आवाज आ रही हाँ है? मेरी आ रही होगी, उनकी नहीं अच्छा। इधर को कर दे फिर, माइक रावत जी, आवाज आ माइक रही को ऑन है? करके इधर कर दे। हेलो बोगड़ा जी जी, रावत जी। जी, आप दूसरे फोन लगाया मैंने, आ रही है, आप बोलिए मैं ये कह रहा हूं कि बोलिए बोलिए। सरकार ने हाँ हाँ पलायन बोलिए। आयोग बनाया। सरकार ने पलायन आयोग बनाया, तमाम फाइलें भरी, तमाम आंकड़े इकट्ठे करे, लेकिन वो सारे कूड़े के ढेर हो गए, रद्दी में फेंक दिए। लेकिन कुदरत की करिश्मा देखिए, कोरोना ने सारे प्रवासियों में से ज्यादातर प्रवासी वापस भेज दिए, और सरकार ने हपड़ तपड़ में एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है चिपका दी आपके ऊपर और हमारे ऊपर। लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी, कल रात में नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक बयान है, मैं वो बयान आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उनका यह कहना है कि पहाड़ में प्रवासियों को रोकने की ताकत सरकार में नहीं है, और सरकार कह रही है कि हम स्वरोजगार की योजना लाए इन प्रवासियों के लिए, जी और गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी कह रहे हैं कि प्रवासियों को रोकने की ताकत सरकार में नहीं है। अब किसकी बात को हम सही माने, नरेंद्र सिंह नेगी जी की या सरकार की? जी रावत जी। देखिए, मैं तो फिलहाल यहाँ पे नेगी जी बैठे हैं डिबेट में, उनकी बात करूंगा। उन्होंने अभी जी एक अपना सुझाव रखा, शायद सरकार की तरफ से रखा या अपनी बात रखी है, मैं नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि इको टूरिज्म या वो होम स्टे और ढांचा, जब सरकार एक पलायन आयोग का ढांचा 3 साल में तैयार नहीं कर सकी, तो उस सरकार से सारे पर्वतीय क्षेत्र में प्रवासियों के लिए या पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए पर्यटन का या होम स्टे का ढांचा बनाने पे तो मुझे नरेंद्र सिंह नेगी जी की बात ठीक लग रही है कि सरकार के बस में नहीं है। निश्चित रूप से सरकार जब पलायन आयोग का ढांचा नहीं बना पाई तो इतने बड़े क्षेत्र में कहाँ, क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति भी बड़ी विषम है। जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र में नेगी जी जैसा भी कह रहे थे कि बागवानी कृषि से कुछ नहीं होगा, होगा कृषि से ही, लेकिन इंटीग्रेटेड योजना होगी। जो हमारा कृषि उत्पाद हो वो हमारे पर्यटक को मिले, हम उसको A2 मिल्क खिलाएं, देसी गाय का वो पालें, उसका A2 मिल्क जो हो वो दें। हम अपनी सब्जी भाजी को ऑर्गेनिक सब्जी बना करके उस पर्यटक को देंगे, और हम अपने फलों को उसको देंगे, तो हमें ना मार्केट की समस्या होगी ना उसको। लेकिन पहाड़ में टिकने के लिए जो मेरा अपना मानना है, मुझे भी करीब करीब 35 साल तो से 40 साल तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में हो गए हैं। पहाड़ में 3 चीज़ों पे हमारा फोकस नहीं गया जो होना चाहिए था। वो मैं ये ए पक्ष या बी पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हमारा एक तो अभी तक की जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने कम किया या ज़्यादा किया वो बात अलग है, लेकिन जो किया वो मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा किया, ये तथ्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में 3 चीजें, एक तो चकबंदी, क्योंकि हमारी जोत इतनी बिखरी हुई है, एक गधेरे से एक धार तक हल जोल गोबर बीज या अनाज को लाने ले जाने में हमारी सारी श्रम शक्ति बर्बाद हो जाती है, उसका उतना उपयोग नहीं हो पाता, समय का भी श्रम का भी। दूसरा, चकबंदी के साथ साथ हदबंदी, जब तक हम हदबंदी नहीं करेंगे तब तक जंगली जानवर नहीं रुकेगा। किसान कितनी ही मेहनत कर ले, जंगली सुअर और बंदर आकर के घंटे भर में उसके 6 महीने की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। और तीसरा, पानी, पानी हमारे पास बहुमूल्य पानी है और बहुत ज़्यादा जल संपदा है। वो ग्लेशियरों से निकल के अलकनंदा हो, आपकी गंगा हो या दूसरी नदियां हो जो कुमाऊं में हैं, वो सब हमारे मिट्टी को
पत्थर को सब बहा के मैदानी क्षेत्रों में ले जाती है। हम जब तक जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बड़े पैमाने पर काम नहीं करेंगे तब तक जो है कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ नेगी जी से भी, बहुगुणा जी आपसे भी, मैंने सल्ट में ही खोलियों ग्राम सभा है टोटाम के पास, वहाँ पे एक मॉडल तैयार किया है पर्वतीय क्षेत्र की कृषि और बागवानी का। मैं करीब 10-12 लाख के फूल साल के बेचता हूँ। मैंने एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट वहाँ पे बनाया है जिसमें हम 70% करीब सब्जी, दूध, फल, यहाँ तक कि बकरी, मुर्गा, बटेर, कड़कनाथ सब वहीं का खिलाते हैं। आपके पर्वतजन के राजकुमार भाई मेरे पास आते हैं, उन्होंने सब चीज़ों का स्वाद लिया, बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमने उसकी चारदीवारी भी की है, फेंसिंग की है, सोलर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट में भी वैसे भी, और जमीन इकट्ठी मिल गई तो उसमें चकबंदी की जरूरत नहीं पड़ी, तो कम श्रम में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है और लगभग हर सब्जी को हम वहाँ पर पैदा करते हैं, कई मसालों को करते हैं। मैं पिछले मतलब इस लॉकडाउन में मैंने 1 महीने जम करके हिस्सा खाया इस बार, और अभी जो है करीब 15-20 दिन से रोज बेड़ू खाता हूँ। सुबह नाश्ते में एक टोकरी बेड़ू तोड़ के लाता हूँ और खाता हूँ, और जो बहुमूल्य फल है, मतलब वो अंजीर की वैरायटी है, तिमले भी पके हुए हैं इस समय, वो भी मेरी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा है। तो फल ही अगर आप कहोगे तो मैं आपको कम से कम 50-60 किस्म की वैरायटी दिखा दूंगा, जिनके किसी का 1 पेड़, किसी के 2 पेड़, किसी के 10 पेड़ होंगे। तो किया सब कुछ जा सकता है। बागवानी हमारे आर्थिकी का आधार होनी चाहिए, बागवानी और कृषि मूल में। उसके साथ इंटीग्रेटेड, मैंने कहा ना कि हम सब्जी उगाएं, उसको अपने लिए पकाएं तो हमारा गेस्ट भी खाए, हम उसको बताएं भाई ये लोहे की कढ़ाई में हम पका रहे हैं और ये लकड़ी के चूल्हे में पका रहे हैं, जिससे जो है स्मोकी फ्लेवर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में मिलता हो, 1-2 बूंद घी के आग के अंगार में डाल के उसका धुआं जैसे धूप देते हैं हम घर में, ऐसे देते हैं खाने को, कहते हैं स्मोकी है। वो स्मोकी नहीं है, स्मोकी तो तभी होता है जब लकड़ी के चूल्हे पे हम खाना पका के देंगे और उसके साथ राख जाती है, वो रोटी के साथ जो थोड़ी बहुत राख लगी होती है नेगी जी, उसका स्वाद ही अलग होता है। और राख हमारे यहाँ तो एक आयुर्वेद में भस्म पद्धति है पूरी ट्रीटमेंट की, शरीर के लिए अच्छी है। तो इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा, सब चीज़ों को मिला करके जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और पहाड़ में हमें रोजी रोटी भी मिलेगी, हमारा पलायन भी रुकेगा। बाकी हम सोचेंगे पलायन भी रुकेगा। जी कि रावत जी, मैं आऊंगा आपके पास। खाली मीटिंगें करके, सेमिनार करके हम पलायन दूर कर देंगे, पलायन को रोक लेंगे तो नहीं होगा। मैं अगर 2 आदमियों को भी रोजगार दे रहा हूँ गांव में, मेरे को खुद भी रोटी मिल रही है गांव में, तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं 2 को और दे रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। जितने हम समाज के अगुवा हैं, अगर हम सभी पहाड़ में 2-2, 4-4 लोगों को रोजगार दे दें, और जो हमारे प्रवासी भाई देश के दूसरे शहरों में या विदेशों में सक्षम है, वो भी गांव में कुछ ऐसा कर दें कि 2-2, 4-4 लोगों को रोजगार मिल जाए, जी तो पहाड़ रोजगार के दे दें। पलायन जी की मैं समस्या रावत जी खत्म हो आऊंगा जाएगी। आपके पास। रावत जी मैं आऊंगा। देखिए नेगी जी, रणजीत सिंह रावत जी कह रहे हैं कि हम 2-2, 4-4 लोगों को रोजगार दे दें तो हो सकता है कि हम पलायन रोक दें। और अक्सर नेता कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आने चाहिए। अरे साहब, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब ने तो इससे भी बढ़ के काम कर दिया। आप तो 2-4 लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं रावत जी। उन्होंने 13 जिलों में 13 शराब की फैक्ट्रियां लगा दी। अब तो वहां रोजगार ही रोजगार होगा। तो पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी अब शायद रुक जाएगा वहां। नेगी जी क्या लगता है, अब पलायन रुकेगा? 13 शराब की फैक्ट्रियां लग रही हैं पहाड़ों में। देखिए, अभी रावत जी ने जो उदाहरण दिया है वो उन्होंने जी अपने निजी परिश्रम का दिया है, जो कि वास्तव में अनुकरणीय है। परंतु रावत जी को एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप जो है पूर्व विधायक रहे हैं, बड़े खेती भूमिधरी आपकी है, कबीना दर्जा प्राप्त हैं। परंतु अगर हम गांव की बात करें, जहां पर कि एक छोटी सी जोत का किसान है, 5 नाली वाला है, 2 नाली वाला है, उसकी आजीविका क्या खेती पे चल पाएगी? नहीं चल सकती है। जब उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब के जो कई एकड़ के भू स्वामी हैं, वो आज कृषि क्योंकि लाभकारी नहीं है, तो वो अगर खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा पहाड़ का 2, 4, 10 नाली वाला 50 नाली का तो गांव में इक्का दुक्का किसान ही बचा होगा। तो उसमें
ये जरूरी है कि वहां पर इंडस्ट्री की तरफ हमें जाने की बहुत सख्त जरूरत है। और आज क्योंकि जब हमारा सीमाएं जल रही हैं, नेपाल में कम्युनिस्टों के हावी होने के कारण से चाइना का प्रभाव वहां बढ़ रहा है, हमारा बॉर्डर सीधे सीधे नेपाल से मिलता है। तो उस कारण से आज क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के उत्तराखंड की अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए आज ये और ज्यादा आवश्यक हो गया कि हम नए तौर तरीकों से खेती करें, नेगी जी, बागवानी करें, नेगी जी और वो साथ सब में उद्योगों की भी बहुत सख्त जरूरत है। नेगी जी देखिए, ये सारी चर्चाएं तो हम बरसों से सुनते हुए आ रहे हैं। जब से उत्तराखंड अलग बना है, सरकारें यहाँ चहलकदमी करती हुई पाई गई है, ये बात तो हम सुनते हुए आ रहे हैं। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। लेकिन इन सब से बढ़ के सूबे के मुख्यमंत्री साहब ने तो रोजगार देने की नई योजना लगा दी। मैं तो उसमें थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि शराब की जो 13 फैक्ट्रियां लग गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हरीश रावत जी ने तो शराब, डेनिस निकाली थी, लेकिन यहाँ तो बाप रे। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो मैं जो हूँ इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। ये तो आपको किसी अधिकृत प्रवक्ता या मुन्ना सिंह चौहान जी से या मदन कौशिक जी से ही इस विषय में पूछना पड़ेगा, ठीक है। परंतु मैं जिस बारे में मैं काम कर रहा हूँ पहाड़ के अंदर, उस बारे में मैं कह सकता हूँ कि चकबंदी जहाँ व्यवहारिक धरातल में उतारना इसलिए कठिन है कि लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो वहां पर हमने सामूहिक कृषि पे जोर दिया है और कुछ गांव में हमने इसको मॉडल के रूप में खड़ा भी किया है। दूसरी चीज है भाई, उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिकों का प्रदेश है। फौज का आदमी सबसे ज्यादा कार्य क्षमता रखने वाला आदमी होता है, वो 24 घंटे काम कर सकता है। और ज्यादातर हमारे यहाँ जीएसयू रैंक से नीचे के जो लड़के आते हैं, रिटायर होकर के आते हैं, वो सब 40 साल से पहले पहले घर आ जाते हैं। तो उनके पास पूंजी भी है काम करने के लिए, उनके पास जो है अनुभव भी है। आर्मी के अंदर हर प्रकार का टैलेंट रहता है। वहाँ आपको गैराज भी मिलता है जो वर्कशॉप खोल सकता है, वहाँ आपको जो है रेस्टोरेंट चलाने, क्योंकि वहाँ हर जगह मैस है, तो रेस्टोरेंट को बहुत अच्छी तरह चलाने की क्षमता रखते हैं। वो हॉस्पिटल आर्मी के अंदर रहता है, वो हॉस्पिटल चला सकते हैं। सिग्नल कोर में वो काम करते हैं। तो ये जितनी आज की तारीख में जितनी टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये सब में, और उनके जो जितने ऑपरेटर्स है, ये सब उनको ठीक करने आते हैं। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स हमारे पास है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, जिसका कि हमने उपयोग ही नहीं किया है, वो है इस राज्य के भूतपूर्व सैनिक। दूसरा बहुत बड़ी गलती हुई, जब राज्य बना तो हम राज्य आंदोलनकारियों का उपयोग नहीं कर पाए। उनके अंदर जज्बा था। सरकारी योजनाओं को, जो आज सरकार कह रही है कि वे सरकारी योजनाएं और प्राइवेट पार्टियां मिलकर के काम करें, अगर उस समय राज्य आंदोलनकारियों को इस काम पे लगाया जाता तो जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया है वो नौकरी पाने के लिए कागज लेके या पेंशन लेने के लिए घूमने लगे, डीएम के चक्कर काटने लगे। अगर उनको 2-2 4-4 गांव की जिम्मेदारी दी जाती, छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाने जिसका जैसा इंटरेस्ट था, टैलेंट था, तो शायद आज जो है राज्य की शक्ल ही कुछ और हो जाती। खैर, अभी भी कोई टाइम नहीं गया है। एक नया अवसर हमको कोरोना ने फिर से प्रदान किया है कि एक बहुत बड़ी संख्या में 2-2.5 लाख के लगभग योग्यताधारी हमारे प्रवासी भाई बहन गांव वापस लौटे हैं। और ये हम सब की जरूरत है, क्योंकि आज गांव में जब उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया तो कितना दुर्व्यवहार हमारे गांव के लोगों ने उनके साथ किया है। आज पहाड़ में दूसरी बात है, जो गांव में रह गए लोग हैं वो हर प्रकार से हताश, निराश और अक्षम लोग हैं। और दूसरा रहा सा काम, जो सरकारी राशन उनको मिलता है उसने उनको निकम्मा बना दिया है। मनरेगा की दिहाड़ी ने उनको निकम्मा बना दिया है। कुछ काम नहीं होता मनरेगा में, सिर्फ केवल दिहाड़ी लेने के लिए इनरोल कर देते हैं उसमें अपने को लोग बाग, और काम करना बिल्कुल नहीं चाहते। काम तो करना आज बिल्कुल नहीं जो चाहते। मैं आऊंगा नेगी जी आपके पास में। देखिए रावत जी, नेगी जी की एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बातों बातों में ये भी कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, और एक बात उन्होंने सुझाव भी बहुत अच्छे दे दिए। और ये एक खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने तो प्रवर्धन की डिबेट पे आना ही बंद कर दिया, और आते भी हैं तो इतने सुंदर सुझाव नहीं देते हैं जितने सुंदर सुझाव नेगी जी ने दिए। पता नहीं ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं भाजपा के प्रवक्ता की वो सुझाव नहीं देते। वो तो बस
जवाब देते हैं तड़ातड़। अब मैं रावत जी आपके पास आना चाहूंगा। आप पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों की जिंदगी पहाड़ जैसी है, और पलायन आयोग के लिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अनेक देशों से, प्रदेशों से लोगों को बुलाया जाता है कि भाई पलायन कैसे रुके, पलायन चिंतन गोष्ठी शुरू की जाए, पलायन शिविर लगाया जाए। लेकिन जो पहाड़ में हमारे बड़े बूढ़े हैं, जिनके बच्चे पलायन कर गए, जिनके घर के लोग पलायन कर गए, उनको कोई नहीं कहता, उनको कोई नहीं पूछता कि भाई ये पलायन हुआ है, आपसे ज्यादा बेहतरीन कौन जानता होगा। रावत जी, ये क्या कारण है? ये पैरासूट कहां से आ जाते हैं जो हमें बताते हैं कि पलायन कैसे हुआ है? हम बताएंगे। आपकी तो सरकार रही है पीछे। जी, मैंने अपनी बात में शुरुआत में इस विषय को छुआ था कि पलायन पर चिंतन जो है प्रवासी लोग ही ज़्यादा करते हैं, जो खुद पलायन कर चुके हैं और उत्तराखंड से बाहर करते हैं। नेगी जी ने एक बात कही थी कि पहाड़ में जिसकी 2 नाली ज़मीन है, 4 नाली ज़मीन है, वो क्या करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कहा था इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करके, अगर हम एक दूसरे से जुड़े हैं, अगर 2 नाली वाला कुछ नहीं कर सकता, 2 गाय रख सकता है और उस दूध को बेच सकता है, या 10-20 बकरी रख ले, 70% हमारे पास जंगल है, जंगल में बकरी को चराने ले जाना है, बाकी उसको कुछ देने की खास ज़रूरत होती नहीं है। जंगल में इतनी सारी उसको जड़ी बूटी आपसे मिल जाती है कि उसका शरीर बढ़ने के साथ साथ ट्रीटमेंट भी होते रहता है। अगर उसके अंदर कोई दिक्कत है तो उसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट्रियों से ही, फैक्ट्री भी रोज़गार का एक वो है, लेकिन फैक्ट्रियाँ ही हमारे घरों से दूर ले गई। लेकिन फैक्ट्रियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री आएंगी तो पहाड़ पहाड़ नहीं रहेगा। और जो आपने 13 जिलों में मुख्यमंत्री की बात की, तो ये तो अपनी अपनी प्राथमिकता है। और मुझे भी जब किस दिन मौका मिलेगा तो जो चीज़ मेरे मन में होगी या मेरी प्राथमिकता होगी उसको मैं पहले करूँगा, लोग मौका देंगे तो उन्होंने किया, अच्छी बात है। पहाड़ में कुछ तो किया, 13 जिलों में कर दिया। कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो रही बात भाजपा के प्रवक्ताओं की, जो आपने कही, तो नेगी जी ने उसका सारा निचोड़ कह दिया कि पलायन आयोग के पास ढांचा नहीं दिया गया, तो पूरे राज्य को ढांचा कहाँ से मिलेगा, ये आप तथ्य समझिए। और जहाँ तक बात है पलायन को रोकने की, तो मैं आज भी प्रबल इस बात को मानने वाला हूँ कि हम अगर पहाड़ में एक एक 2-2 लोगों को भी रोजगार दे सकें, कुछ भी हम ऐसा करें जिससे 1-2 लाख जुड़ जाएं, तो अपने आप पलायन की समस्या का जो है निराकरण होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमारे यहाँ जो बिच्छू घास, जो कंडाली हमको लगाई जाती थी बचपन में शरारत करने पे या डराने के लिए, वो रोजगार का बहुत बड़ा साधन बन सकती है। उसके कपड़े बड़े महंगे बिकते हैं उसके रेशे के, उसके पत्तों की चाय बहुत अच्छी, वो एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ज़बरदस्त, और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है शरीर के। अब तो बुखार की रावत दवाइयाँ जी, तक उससे बन रही हैं। रावत जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। आपको आवाज आ रही है? रावत जी, आपकी भी सरकार रही है। जब आपकी सरकार थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। ऐसा तो है नहीं कि ये पलायन 2017 के बाद हुआ है, ये पलायन तो हाँ, पहले आपने भी हो सही कहा। रहा। आप लोगों ने भी कुछ नहीं किया है रावत जी पलायन को रोकने के लिए। अगर आपने कुछ शुरुआत की होती तो शायद आज हम डिबेट में कह सकते थे कि भाई दिगंबर नेगी जी, देखिए रावत जी ने भी कुछ किया है, हरीश रावत जी, रंजीत रावत जी, देखिए, मैं त्रिवेंद्र सिंह कहना रावत जी। चाहूँगा, जी, मैं कहना चाहूँगा, हमने जो आज प्रदेश में उद्योग नीति है वो हम ही ने प्रख्याति की थी। और मैंने तो स्वयं सल्ट में एक पीतल नगरी के लिए औद्योगिक स्थान बनाया था, जो बनते बनते, अब आप जानते हो टाइम लगता है, जब तैयार हुआ तो सरकार दिगंबर सिंह जी की आ गई, और ये अब वहाँ होटलों के लिए उसको अलॉट कर रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के बजाय। ऐसा नहीं है, हमने नहीं किया। हमने तमाम काम किए। गैरसैंण में उतना बड़ा विधानसभा भवन बनाया, गैरसैंण के लिए प्राधिकरण बनाया, विधायकों के लिए आवास बनाए, सचिवालय हम बनाना चाह रहे थे,
इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हमने काम किया। और ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं कि उस समय पर कैपिटा इनकम जो है हमारे राष्ट्रीय औसत से दुगनी हो गई थी हमारे उत्तराखंड की। ये जो केंद्र में मोदी जी की सरकार थी उसकी गणना में आया। हम देश में सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा बिजली देने वाले राज्य थे। हम इजी डूइंग बिजनेस में देश में नंबर 1 राज्य थे। और अगर आप उस समय के तमाम आंकड़ों को देखेंगे तो ये भी सरकारी हम आंकड़े लोग गिना रहे हैं बहुत भाई तेजी साहब से जी। काम कर रहे थे। अब बाबा लेकिन जी भी सरकारी आंकड़े गिना बीजेपी रहे के हैं, लोगों को जनता से डेनिस दिखी सीखिए। है। ये बीजेपी के लोगों को उसमें सिर्फ देखिए डेनिस दिखी, ये उसमें भी उन्होंने रावत जी राष्ट्रपति रावत शासन जी लगा दिया। रावत और जी राष्ट्रपति शासन लगा रावत जी करके रणजीत सिंह एक रावत जी विधायक को, रावत एक जी ही मैं कहना चाहूंगा, रावत जी जरा सुनिए। एक रावत जी विधायक को रावत जी 15-15 करोड़ रुपए देकर के तोड़ा गया और उनको रावत जी बीजेपी से रावत बीजेपी जी से मैं आपको चुनाव रोकना लड़ा चाहूंगा। करके मंत्री बनाया गया रावत है जी सुनिए, रावत जी जी। देखिए जी आंकड़ों की बाजीगरी में तो सरकार से कोई नहीं जीत सकता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन अगर धरातल की हम बात करें, चाहे हरीश रावत जी की सरकार हो चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार हो, अगर हम जनमानस की बात करें, उत्तराखंडियों की बात करें, तो आज भी वो खुश ना तो हरीश रावत जी की सरकार से हैं ना वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार से हैं, क्योंकि फाइलों में योजनाएं बहुत बनती हैं लेकिन जब धरातल का नंबर आता है तो कहीं दिखाई नहीं देती। अगर अगर आप जो आंकड़ों को अगर बिल्कुल ही गलत मान रहे हैं, मैंने कहा ना उस समय की पर कैपिटा इनकम निकाल लीजिए, राष्ट्रीय औसत से हमारा औसत दुगना था। तो जी मैं ऐसा नेगी जी नहीं के है बात कि उस सुनना समय चाहूंगा काम नहीं, हाँ जी। काम नहीं करने दिया गया। हरेले की स्कीम हो, उससे ज्यादा क्या हो सकता है। वृक्ष मित्र मेरा गांव मेरे रोड हो, मेरा पेड़ मेरा धन हो, ये सारी ऐसी योजनाएं थी। और उत्तराखंड पूरे देश में सबसे ज्यादा तरह की सामाजिक पेंशन देने वाला राज्य बन गया था। पेंशन की राशि को भी हमने 400 से जो है 500 किया, 500 से जो है 1000 रुपया कर दिया था सामाजिक पेंशन को। आज वो आंकड़ा इन 3-3.5 सालों में वहीं का वहीं रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा, हाँ उस समय काम नहीं करने दिया केंद्र की सरकार ने, हठधर्मिता में और सत्ता मद में आकर के यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रीय शासन लगवा दिया और विधायकों को बड़ा प्रलोभन 15-15 करोड़ रुपए दे करके तोड़ा गया। और फिर उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे करके आज वो लोग मंत्री बन के बैठे हुए हैं। अब उनकी व्यथा भी आप जानते हैं। आजकल वो भी कुछ दिगंबर सिंह जी जैसी बात कर रहे हैं कि आप मदन कौशिक जी से या धन सिंह जी से पूछे, हमारे पास तो कुछ जी नहीं मैं है, आऊंगा हम कुछ नहीं कह सकते। मैं आऊंगा रावत जी आपके पास में। दिगंबर सिंह नेगी जी देखिए, रावत जी ने कहा है कि हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, ये किया है वो किया है, हमने विधानसभा भवन बनाया। जनता को अगर लगता है कि इन्होंने काम किया है, ये पलायन रोकने में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो शायद इनकी सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती। लेकिन जनता ने तो जो अपना ओपिनियन दिया है उसके अनुसार उन्हें लगता है कि भाई इन्होंने काम नहीं किया। यही कारण था कि हरीश रावत जी दो जगह चुनाव लड़ने के बाद भी हार गए। अब भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हमने काम किया है, तो अब 2022 में फिर पता चलेगा कि कौन जमीन में है और कौन नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं रणजीत रावत जी के दावों को, नेगी जी? निश्चित रूप से रणजीत सिंह रावत जी कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं और सरकार कोई भी हो वो बनती ही जनता के कार्यों के लिए है और हर सरकार अच्छा काम जरूर करती है। ऐसी कोई भी सरकार नहीं होती है जो कि इस उद्देश्य के साथ आती हो कि जनता के लिए मुझे खराब करना है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। वो ठीक है कि कभी किसी कार्य क्षमता अधिक रहती है, किसी कम रहती है, कोई कर पाता है कोई नहीं कर पाता है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूं तो आज उत्तराखंड के जो विकास के लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस राज्य के अंदर चल रही हैं, एक है ऑल वेदर रोड। इस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूं कि गंगा जो है इस राज्य के 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है। उसके बाद इस राज्य में पूरे वर्ष भर
तीर्थाटन को चलाने का जो काम करेगा वो ऑल वेदर रोड होगी, जो 2 साल बाद जो है आपको पता चलेगा उसका कितना महत्व है। एक एक गांव का फल का और सब्जी का उत्पाद और उसका जो हस्तशिल्प का सामान होगा वो दिल्ली और विदेश की मंडियों तक पहुंचेगा, बाजारों तक पहुंचेगा। दूसरी परियोजना जो ऋषिकेश कर्नाटक रेलवे लाइन का काम बहुत तेज गति से चल रहा है, और यही नहीं, आप अगर भारतमाला योजना देखेंगे, सड़क योजना जो कि सुदूर कुमाऊं के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, इन सब जिलों में बन रही है। तो जो कनेक्टिविटी वाला जो विषय है रोड ट्रांसपोर्टेशन का, वो बहुत सुदृढ़ इस कार्यकाल में हुआ है, होने जा रहा है। नेगी जी, ग्रामीण विकास में भी हमने बहुत ठोस कार्यक्रम नेगी किए जी, हैं। नेगी जी, लेकिन ये सारी ज्यादातर योजनाएं केंद्र की हैं। ये केंद्र की योजनाएं हैं और केंद्र की योजनाओं में राज्य की जनता को कहीं भी जो है उनको नौकरी या उनको रोजगार मिल पाना मुश्किल है। राज्य सरकार की जो योजनाएं उनसे उम्मीद होती है जनता को कि कुछ रोजगार के साधन मिलेंगे। राज्य सरकार की उपलब्धियां, देखिए जो ऑल वेदर रोड बन रही है, इसके किनारे जो रेस्टोरेंट और ढाबे बनेंगे वो किसके बनेंगे? अरे उत्तराखंड वालों के साहब बनेंगे। उसकी पोल मत खुलवाइए नेगी इन जी, सड़कों में जो नेगी जी उसकी बसें और पोल मत टैक्सियां खुलवाओ, दौड़ेंगी, नेगी जी जो उसकी बसें और पोल मत टैक्सियां खुलवाओ। दौड़ेंगी वो मुझे किसकी पता है दौड़ेंगी? ठेकेदारों ने उत्तराखंड की नहीं डंपिंग जोन दौड़ेंगी। के नाम पे, जो मैं गांव का रोकूंगा नेगी जी, किसान ठेकेदारों ने डंपिंग जोन सड़क के के नाम किनारे पे अपना अपने कद्दू लेकर अपने के, लिए आलू लेकर, रेस्टोरेंट की दाल जगह लेके बुक बैठा कर दिए रहता हैं है, अगर उसके जी आलू, दाल और सेब अगर सीधे दिल्ली मंडी, आजादपुर मंडी में पहुंचेगा तो वो किसका पहुंचेगा? उत्तराखंड के किसान का पहुंचेगा। यही है। आज तो सड़क टूटने के कारण 15-15 दिन तक जो है माल जो है पहाड़ों में कहीं ग्वालदम में फंस जाता है, कहीं मुनस्यारी में फंस जाता है, सेब वहीं सड़ जाता है। कम से कम वो सेब जो है, वो मटर जो है, वो ताजी स्थिति में मंडी में पहुंचेगी तो किसान को निश्चित रूप से उसका भाव मिलेगा और उसको लाभ होगा, और जो खेती पर निर्भर लोग हैं वो पहाड़ों में टिक पाएंगे। जी पहाड़ों में टिक पाएंगे। रणजीत सिंह रावत जी, दिगंबर नेगी जी कह रहे हैं कि जो ऑल वेदर रोड है, और ऑल वेदर रोड के अलावा हमारे उत्तराखंड में कितनी सर्कुलर रोड है, उन रोडों की बात नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑल वेदर रोड आपके खेत के बगल से निकलेगी, आपने जो है आलू की बोरी जो है सीधा गाड़ी में डाल ली है और सीधा मंडी पहुंचा देनी है। लेकिन जो छोटी छोटी रोडें हैं दिगंबर सिंह नेगी जी, पहाड़ों की स्थिति पहाड़ जैसी है। ऑल वेदर रोड के नाम पे जो छोटी छोटी रोडें हैं, अब वो रणजीत सिंह रावत जी बताएंगे कि वो छोटी छोटी रोडों का क्या होगा। रामगंगा रोड के बारे में लोग मेरे से पूछ रहे हैं रणजीत सिंह रावत जी से कि भाई रामगंगा रोड का हुआ क्या है। रावत जी, जी ऑल वेदर रोड जिसकी बात नेगी जी कह रहे हैं कि आलू सेब दिल्ली पहुंचेगा, अभी तो वो लोगों को अपने घर नहीं पहुंचने दे रही है ऑल वेदर रोड। पिछले 2-3 साल से इतना बुरा हाल है उस रोड में, जहाँ काम चल रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड है और गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो उससे कनेक्टिंग रोडें थी वो बच्चा भी सब पैदा डिस्टर्ब होते हैं। ही दौड़ने और लगता है जहाँ क्या तक रावत आपने जी? बच्चा पैदा होने रामगंगा दौड़ने रोड की लगता बात है? कही, रामगंगा रोड भाई का हम सड़क कटेगी, काम शुरू उसके करके बाद गए थे। डामरीकरण अब होगा। बाकी आज के 3 साल में कितना काम हुआ है, कितनी गाड़ियां चल रही, वो नेगी जी बता पाएंगे। क्योंकि ये तो हमारी जनता देख रही है। चाहे या अनचाहे ये नियति हो गई है कि जो भी सरकार बदलती है वो पिछले साल की सरकार की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देती है, तो उससे निश्चित रूप से प्रदेश का विकास बाधित होता है, रुकता है। और ऑल वेदर रोड की मैं कहना चाहूँगा, जो फंड की स्थिति इस समय है, आप ऑल वेदर रोड में काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से जानिए कि उस रोड की इस समय भुगतान की क्या हालत है, ठेकेदारों की क्या हालत हो रही है, मजदूरों को भुगतान मिल नहीं रहा है, और जहाँ तहाँ जो है कटी फटी रोड वैसी की वैसी है। कोई ऐसा भी नहीं है कि निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा हो, जैसे एक बार शुरू में लग रहा था कि बहुत तेज़ी से चलेगा, तो वो हालत आज नहीं है। और अब उसमें जो आर्थिक मंदी है वो कारण है, कोरोना की महामारी कारण है, या सरकार की इच्छा शक्ति कारण है, ये तथ्य का विषय है। ये टेक्निकल विषय है नेगी जी। समय समाप्ति की ओर है और बहुत 2-2 मिनट का समय है। आप क्या मानते हैं कि 2022 से पहले
जो उत्तराखंड की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो पलायन रोकने की बात है, जो नरेंद्र सिंह नेगी जी की जो आशंका है, आपको क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है वो उससे हमारे जो ये 2 लाख से ऊपर जो प्रवासी आए हैं वो लाभान्वित हो पाएंगे? और जो हमारे पुराने जो बेरोजगार हैं जिनकी उम्र भी निकल रही है, क्या उन सभी को इस योजना से लाभ मिल पाएगा? मैं अपने प्रवासी भाइयों से आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि वो अपने पूंजी का निवेश बहुत सोच समझ करके करें, जी। क्योंकि बहुत सारी सरकारी योजनाएं केवल टारगेट ओरिएंटेड होती हैं। उनके बड़े अच्छे अच्छे लीफलेट निकलते हैं, कर्मचारी भी अपने विभाग की योजनाओं को बढ़ाने के लिए आगे पहुंचते हैं, परंतु मार्केट सर्वे करके उसकी रियल ग्राउंड में जा करके तभी पूंजी निवेश करें। और जिस चीज का उनको कार्य अनुभव है, भावनात्मक आधार पे अपनी गांठ के पैसे को व्यर्थ गंवा मत देना। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूं कि सोच समझ करके राज्य अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, क्योंकि जमीन जायदाद, ये प्राकृतिक सौंदर्य सब आपके लिए है, इसका सदुपयोग कैसे करना है ये आपको सोचना है और अपनी क्षमता पर विश्वास करके ही कोई भी योजना बनाना और उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि हम भी बहुत समय से काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितनी व्यावहारिक कठिनाइयां समाज की तरफ से, केवल मशीनरी की तरफ से नहीं है, समाज की तरफ से भी। आज जो पहाड़ में रह रहा समाज है वो बहुत हताश, निराश और हर प्रकार से कुंठित है। उसमें फिर से आशा जगाना भी बहुत कठिन काम है, एक चुनौती, ये चैलेंज है। हमने उसको स्वीकार किया, हम उस पर काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है। हम उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके रिजल्ट भी थोड़े पॉजिटिव और विजिबिलिटी उसमें आई है। परंतु मैं उन्हीं अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ कि हम किसी भी काम को करें बहुत सोच समझ के करें, अपने जीवन की कमाई को पहाड़ में आकर के लुटा मत देना, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, रावत जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि नेगी जी ने जो बात कही है उसकी गहराई कितनी है। रावत जी, अंत में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से क्या प्रवासियों को रोजगार मिल पाएगा या जो पुराने हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल पाएगा? वैसे तो आप विपक्ष की बात भाषा ही बोलेंगे, आप तो कहेंगे हम संतुष्ट नहीं है, नहीं मिलेगा, लेकिन एक पहाड़ी होने के नाते, क्योंकि आप पहाड़ में रहते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को? मैं बिल्कुल पहाड़ी होने के नाते पहाड़ी ही बात कर रहा हूं। जो नेगी जी ने कही उन्हीं से सहमति जता रहा हूं कि सरकार के भरोसे मत रहना, अपनी जमा पूंजी को लुटा मत देना। सरकार जब पलायन आयोग का पलायन नहीं बचा पाई तो हमारा आपका पलायन कहाँ से बचा पाएगी। इसलिए जो कुछ करना है हम सबको सोच समझ करके, सरकार के भरोसे ना रह करके अपने दम पे करना है। और जैसा नेगी जी ने कहा कि उन योजनाओं को चिन्हित करके जिनमें हम लाभ कमा सके, जिनकी वाइबिलिटी हो सके, उन पे काम करना है। ये ठीक बात है नेगी जी ने कही। चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की एक बहुत सुंदर बात यह है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे एक सहमति भी बन जाती है और यही विशेषता है राजनीति की और यही विशेषता है उत्तराखंड की। तो आप दोनों पैनलिस्ट जुड़े, रंजीत सिंह रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद पर्वतजन की डिबेट में शामिल होने के लिए, और दिगंबर सिंह नेगी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम उत्तराखंडी जो प्रवासी हैं, उत्तराखंड के जो जनमानस है, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा जो ऑफिशियल पेज है पर्वतजन का जिसपे आप ये डिबेट देख रहे हैं उसको लाइक भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। कल शाम को फिर 8 बजे आपके साथ उपस्थित होंगे अन्य किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।